तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी वो आप डेटा किस तरीके से मैटलैब के अंदर ला सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। तीन तरीके मैंने आपको बताए। एक तो आप असाइनमेंट स्टेटमेंट में ही डेटा दे सकते हैं। दूसरा जो तरीका था उसमें आप कीबोर्ड के जरिए दे सकते हैं डेटा। तीसरा था वो है रीड डेटा फ्रॉम फाइल्स। तो ऑब्वियसली अगर आप इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा हैवी कंसेप्ट हो सकता है, बिकॉज वी आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज जो हम डेटा रीड करते हैं, लास्ट भी मैंने स्टार्ट कर दिया था इस चीज को, लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। तो इसमें क्या है कि हम फाइल से डेटा रीड करते हैं तो काफी ज्यादा अमाउंट में डेटा होता है। तो उसका जो हम डायरी फाइल बनाते हैं वो डायरी फाइल आज के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाती है, बिकॉज हम कई सारी फाइल्स को रीड करते हैं तो बहुत सारा डेटा आ जाता है। मतलब कई लाख लाइन होंगी, लैक्स ऑफ लाइन्स आर प्रेजेंट इन दैट notepad file. So it is very difficult to find out the required commands, all those things. So I do not share that diary file. So especially for this lecture, I share recording of that lecture to everybody, right? तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये बताया था आपको कि अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल सिंपल आपके पास कोई फाइल जैसे नोटपैड की फाइल है और उसके अंदर अगर सिर्फ नंबर्स में डेटा प्रेजेंट है तो आप सिंपल इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा होपफुली। अगर आपके पास कोई फाइल है जिसमें टेक्स्ट के साथ किसी भी नंबर के साथ टेक्स्ट भी मौजूद है, ठीक है ना, ये टेक्स्ट फाइल जरूर थी लेकिन इसमें नंबर्स ही प्रेजेंट थे। बट अगर किसी में कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं तो उसके इसमें फिर हमें ये स्ट्रिंग में ऐसे रीड करना पड़ता है। तो ये हमने किया था। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास जो डेटा था वो टेबल में आ गया था, मतलब कहने का ये है कि जब डेटा आपका बदल रहा है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से हमें फंक्शन भी बदलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं फाइल दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये डेटा था एक, तो यहाँ पर सारा न्यूमेरिक था, तो हमने बड़ी आसानी से टेक्स्ट रीड से इसे रीड कर लिया था। दूसरे केस में जो था, यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट भी लिख दिया था, तो ये आपका अल्फा न्यूमेरिक हो गया, अल्फाबेट्स भी हो गए, यहाँ पे नंबर्स भी हो गए। तो इस केस में हमें परसेंटेज एस लगाना पड़ा। लेकिन जब अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का डेटा आ गया, कोई टेबुलर फॉर्म में डेटा है, तो उस केस में फिर आप टेबल में इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में फिर हमने जो फंक्शन यूज किया था वो रीड टेबल फंक्शन हमने यूज किया था। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डेटा रीड करने जा रहे हैं। ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको फंक्शन को चूज करना है, कौन सा फंक्शन आपको यूज करने वाले हैं आप। ठीक है, तो टेक्स्ट रीड का लिमिटेशन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो आता है आपको अगर एक्सेल फाइल से डेटा को रीड करना है। एक्सेल फाइल भी ऑब्वियसली जब कभी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो एक्सेल फाइल में सेव करते हैं। ठीक है ना, तो एक्सेल फाइल से अगर आपको रीड करना है तो अपने पास उसके लिए है एक्सएलएस रीड। ठीक है, तो एक्सएलएस रीड करके आप डेटा को रीड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक फाइल है यहाँ पर डायोड, ठीक है ना, डायोड डॉट एक्सएलएस। तो मैंने सपोज डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और उसमें एक्सएलएस रीड ये फंक्शन का नाम हो गया। ठीक है ना, और उसके बाद आपको फाइल का नेम लिखना है। आपने डायोड डॉट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डायोड डॉट एक्सएलएस, ये हो गया। ठीक है, मैंने एंटर किया तो अब ये डेटा रीड कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिजी दिखा रहा है, तो डेटा रीड कर रहा है, इसने डेटा रीड कर लिया। ठीक है ना, ये डेटा रीड कर लिया। अगर आप इस डायोड डॉट एक्सएलएस को अगर ओपन करके देखते हैं, ठीक है ना, कि इसके अंदर है क्या, इसके अंदर क्या है, तो मैं इसे अलग से ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सर ये जो डाटा हमने एक्सेल से अभी इनपुट लिया है उसको हम डायरेक्टली प्लॉट भी कर सकते हैं वहीं पर मैटलैब में ही? हाँ करेंगे ना, वही तो बताने वाला हूँ मैं अगला। ये आपका ये जो है ये एक्सेल की फाइल है। ठीक है ना, तो ये वी आई करेक्टरिस्टिक का डेटा हमने सिंपल वी और आई का डेटा हमने रख लिया। तो मैंने इस केस में कुछ नहीं बताया इसे कहाँ से रीड करना है, क्या करना है, सिर्फ मैंने फाइल नेम लिया। तो इसमें जो एक्टिव सीट था उसमें से इसने इस डेटा को अपने आप दो कॉलम में रीड कर लिया। इसने वी और आई को इग्नोर कर दिया। मतलब कहने का ये है कि इसने जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ था, कुछ भी कैरेक्टर आपका डेटा लिखा हुआ, सबको स्किप कर दिया। इसने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को एक्सेस कर लिया। ठीक है, जो एक्सएलएस आपने रीड यूज किया।
ठीक। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें स्पेसिफिक सीट से डेटा रीड करना है और पर्टिकुलर किसी जो आपका सेल है उसी से रीड करना है, तो उसके लिए आप सिंपल, जब कभी ऐसा होता है तो आप यहाँ पर जाते हैं और आपको फंक्शन का नाम पता है तो सिंपल आप उस फंक्शन का नेम यहाँ पर टाइप करते हैं, एक्सएलएस आपने किया, एक्सएलएस रीड। ठीक है, तो एक्सएलएस रीड ये आ गया, आपका फंक्शन आ गया। अभी क्या है कि ये कह रहे हैं एक्सएलएस रीड इज नॉट रिकमेंडेड, इसकी जगह ये आपके रीड टेबल, रीड मैट्रिक्स, ठीक है ना, रीड सेल, ये कुछ एडवांस फंक्शन हम कह सकते हैं कि वो फंक्शंस को, इनको ये कहते हैं, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। बट इनके साथ अपना, जैसे मैं रीड टेबल यूज करके आपको दिखाया था, उससे ऑब्वियसली आप किसी फाइल को रीड कर सकते हैं, लेकिन उसके इसमें जो डेटा आ रहा है वो डायरेक्टली आपका डबल में नहीं आता है। ठीक है ना, रीड में आपने देखा था तो उसके इसमें टेबल के अंदर डेटा आ रहा है, उसके बाद आपको टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो सब बात है, बट हम इसके बारे में बताते हैं आपको। बट नॉर्मल जो एक्सएलएस है उसे आप कर सकते हैं। तो इसका ये फॉर्मेट है, ये मैंने अभी डिफॉल्ट ये यूज किया है, एक्सएलएस रीड देन फाइल नेम। लेकिन अगर आप इसे चाह रहे हैं कि नहीं हमें सीट भी यहाँ पर मेंशन करना है, बिकॉज मान लीजिए मेरा डेटा अगर सेकंड सीट में होता, यहाँ पर मेरा डेटा भी एक्सेल का आपने देखा तो ये फर्स्ट सीट में था, अगर ये सेकंड सीट में होता, थर्ड सीट में होता, तो कैसे आप करते? तो उस केस में हमारा जो कमांड है उसमें थोड़ा चेंज आ जाता, उसमें हम फाइल नेम लिखते और उसके आगे सीट का नंबर भी लिखते हैं हम। ठीक है ना, और उसके बाद अगर आप रेंज की बात भी करना चाह रहे हैं तो रेंज भी दे सकते थे। तो इसका एग्जाम्पल आगे आपको यहाँ पर दिया है, जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने ये हेडर्स में जो दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, तो ये तो हेडर्स हो गया। और ये वैल्यूज, तो ये वैल्यूज हैं, खैर सीधा ये फाइल से नहीं किया है इन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे देखिए सीट यहाँ पर दिया, ये एग्जांपल उसमें फिट है आपका। ये फाइल नेम हो गया, जो भी फाइल थी हमारी, सीट नंबर आपको देना है, सिंपल सीट नंबर देना है 1 2 3 जो भी है, और रेंज, नॉर्मल जो रेंज होती है वो आपको रेंज देना है, तो वो रेंज आप यहाँ पर देंगे, तो उसी रेंज से वो डेटा को रीड करके आपको प्रोवाइड कर देगा। तो जब कभी आपको और एडिशनल ऑप्शंस को चेक करना है, मैंने यहाँ पर पहला वाला आपको बताया, तो ये फंक्शन का नेम हो गया। देन यू कैन फर्दर एक्सप्लोर फॉर एडिशनल ऑप्शंस, कि हम किस तरीके से और एडिशनल ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एग्जांपल्स दिए होते हैं, उससे आप आसानी से उस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम इसे इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज एक फंक्शन को यूज करने के मल्टीपल वेज हैं, अलग अलग जरूरत के हिसाब से। ठीक है ना, तो इस वजह से आप उसे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास जैसे ये डेटा आ गया, अब मान लीजिए मेरे को प्लॉट करना था, अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, अब मेरे को प्लॉट करना है, ऑब्वियसली मैं जानता हूं कि ये जो पहला डेटा है दिस इज वी एंड दिस इज आई, राइट। नाउ आई वांट टू मेक अ प्लॉट वर्सेस वी एंड आई, राइट। मेरे को वी और आई के वर्सेस में एक प्लॉट बनाना है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या कमांड यहाँ पर देना चाहिए जिससे कि ये प्लॉट बन जाए, बिकॉज आई हैव डेटा, मेरे साथ डेटा है, डेटा नाम के वेरिएबल में, तो मेरे को प्लॉट करना है, तो मेरे को क्या लिखना चाहिए? कोई बताएगा? प्लॉट लिखूंगा एक तो मैं, ठीक है, प्लॉट लिखूंगा, और ये वी है, ये वाला कॉलम है, दिस इज वी, तो मेरे को इसे लिखना है, मैंने अभी इसे वी में स्टोर नहीं किया है, दिस इज इनसाइड डेटा ओनली। सो एक्चुअली आई वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस फर्स्ट कॉलम, तो पहले कॉलम को डेटा में से निकालना है, डेटा नाम के वेरिएबल से निकालना है, तो क्या मेरे को लिखना चाहिए यहाँ पर? कोई बताएगा? कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 कॉलम 2 नहीं, ये सिंपल कोलन कॉमा 1 कर देना, कोलन लगाएंगे सारे रो सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर 1 करेंगे तो एक कॉलम पूरा सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह। एकदम सही कह रहे हो, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा? मैं सिंपल इसे मैं कमांड विंडो पर डेटा, डेटा कॉमा डेटा में तो मेरे को बताते जाइए, प्लॉट लिखा मैंने, फिर उसके बाद डेटा, डेटा, गुड, स्क्वायर ब्रैकेट कोलन कॉमा 1, ये इस तरह से पहला वो सेलेक्ट हो गया, फिर उसके बाद डेटा और कोलन करके 2। हाँ ठीक है, एग्री? बाकी सभी लोग भी एग्री करते हैं इस चीज से? ठीक है ना, बिकॉज हमारे पास डेटा में हमें पहला कॉलम निकालना है वो वी के करस्पॉन्डिंग है, दूसरा कॉलम निकालना है वो आई के करस्पॉन्डिंग है, हम एक्स एक्सिस पे वी चाह रहे हैं, इस पे से पहला वाला मैंने निकाला, और आई मेरे को वाई पे चाहिए तो मैंने दूसरा निकाला। मैं एंटर करूंगा तो मेरे को जो प्लॉट है डेटा के करस्पॉन्डिंग वो मिल जाएगा, दिस इज द प्लॉट करस्पॉन्डिंग टू दैट। समझ में आया?
तो इस केस में हम सिंपल एक फाइल से हमने डेटा को रीड किया, ठीक है ना, एक हमने एक्सेल फाइल से डेटा को रीड किया और हमारा काम हो गया। यहां तक क्लियर है, समझ में आया? किसी को डाउट है तो वो पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि यस क्लियर है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद अब देखिए मेरे पास एक और फाइल है, फाइल 4। इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये इस टाइप की फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 कॉलम है, एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया। तो इसमें ये जो डेटा है ये टाइम का डेटा है बेसिकली। 2:01 हो गया, 24 आवर्स फॉर्मेट में 2:01 हो गया, 2 इस तरीके से, दिस इज टाइम एंड दिस इज टेम्परेचर, ठीक है। टाइम के हिसाब से टेम्परेचर दिया हुआ है। और ये जो फाइल है एक बेसिकली एक CSV फाइल है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है ना, CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो बहुत सारे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स है, वो इस फॉर्मेट में डेटा को जनरेट करते हैं, CSV फॉर्मेट में। अगर कभी आपने किसी हार्डवेयर से, किसी सिस्टम से अगर डेटा को लिया हो तो वो CSV फॉर्मेट में डेटा को सेव करती है। सिंपल अगर आप DSO अगर आपने कभी यूज किया हो, डेटा स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, तो उसके भी जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं उन्हें भी आप CSV फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो CRO होता है, एक DSO होता है, DSO पर कभी काम किया हो तो उसका भी। तो बहुत सारी जो हार्डवेयर है वो CSV फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो फाइल होती है ये भी एक्सेल में ही खुलती है, ये भी एक्सेल का ही एक तरीके से आप कह सकते हैं। और एक्सेल जो XLS रीड है उससे हम इसे रीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, एक्सेल की फाइल है तो हमें एक्सेल से रीड करना है, तो ठीक है, सेम हम फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। तो हमने सपोज डेटा 1 हमने कहा और XLS रीड, ठीक है। उसके बाद फाइल का नेम है जो है दैट इज file4.csv, file4.csv। तो हमेशा आपको फाइल का एक्सटेंशन भी लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, इसने बड़ा बढ़िया डेटा रीड कर लिया, आप देख रहे हैं कोई एरर नहीं दिया, इसने डेटा रीड कर लिया। लेकिन इसने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। इसने ये जो डेटा था यहाँ पर, ये तो टाइम था, ये तो 2:01 था, 2:02 इस तरीके से था। तो इसने कुछ ये कन्वर्जन कर दिया, दैट इज अनडिजायरेबल, राइट। इसका मतलब ये है ये फंक्शन यहाँ पर फेल हो गया, ये फंक्शन यहाँ पर फेल हो गया। और इसने डेटा रीड कर लिया, कोई एरर नहीं दिया, बट डेटा हमारी जरूरत के हिसाब से, ठीक है ना। ये आपके किस काम का इस तरीके से आया, तो ये तो कुछ टाइमिंग का इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है ना, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर ये फंक्शन बेसिकली इस टाइप के केस में फेल हो गया, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डेटा है टाइम टाइप का था, उस पर ये काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली। ओके, इस वजह से हमने क्या किया, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम टेक्स्ट रीड यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर टेक्स्ट रीड करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, XLS रीड चला गया। तो इस वजह से हम रीड टेबल को यूज करते हैं, रीड टेबल, ठीक है। तो अगर मैं डेटा 1 सपोज मैं डेटा 2 लिया और यहाँ पर मैं रीड टेबल यूज करता, रीड टेबल, तो उसके बाद आप देखें तो रीड टेबल से, बिकॉज हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है तो हमें रीड टेबल यूज करना पड़ेगा। रीड टेबल ने उसे रीड कर लिया टाइम को, उस हिसाब से आप देख रहे हैं प्रॉपरली इसने टाइम को, ये टाइम है और ये आपका टेम्परेचर है, उसको इसने रीड कर लिया, ठीक है ना। तो इस वजह से रीड टेबल है वो ज्यादा पॉपुलर फंक्शन है आज के हिसाब से, बिकॉज वो क्योंकि ये जो डेटा जब कभी किसी दूसरे फॉर्मेट में होता है कुछ है, तो ये उसे सेल एरे में रीड कर लेता है। सिंपल सेल एरे में, सेल एरे में किसी भी टाइप का डेटा हम हैंडल कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो रीड टेबल है वो किसी भी टाइप का डेटा है उसे रीड कर लेता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कंपेरेटिवली, अगर देखा जाए तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी होती है थोड़ा सा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, बिकॉज ये आपका सेल एरे के अंदर आ गया और इस तरीके से। तो एक और पॉपुलर फंक्शन है, ठीक है ना, जो थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू रीड टेबल, बट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उसका ऑल्टरनेट हो, दैट इज रीड मैट्रिक्स, ठीक है, रीड मैट्रिक्स। तो डेटा 3 मैं अलग अलग वेरिएबल नेम ले रहा हूँ जिससे कि अलग अलग उसमें सेव होता जाए। मैंने लिखा रीड मैट्रिक्स, रीड मैट्रिक्स, और मैंने फाइल का नाम लिया file4.csv, ठीक है, इसे लगाना होगा और एंटर किया। तो
इस केस में क्या किया इसने, इस फंक्शन ने सीधा आपको बता दिया, ये तो इसने बढ़िया रीड कर लिया, लेकिन इसने इसमें हाथ खड़े कर दिए कि नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। इसने कह दिया NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर, ठीक है ना, मैटलैब में NaN का मतलब नॉट ए नंबर, और एक INF होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना, मैटलैब के अंदर। तो ये नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर ये NaN हो गया तो फिर तो हमारे किसी काम का नहीं रहा, इस वजह से ये फंक्शन यहाँ पर फेल है। तो जो अभी डेटा दिया है उसके इसमें हम इसे रीड टेबल से ही अच्छा पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो, या फिर अगर हमें टाइम का डेटा रीड करना है, टाइम के डेटा को लेकर कुछ काम करना है, तो हमें टाइम सीरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ इस तरह करना पड़ेगा। बट हाल फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रीड टेबल है वो इन सबसे पावरफुल निकला इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन रीड मैट्रिक्स है ये भी बहुत यूजफुल है, इसमें हमें एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आपको मिल सकता है, जो फाइल नंबर 3 थी ये वाला, ये है जैसे, इसमें डेटा इस तरीके का था। अगर मैं इस फाइल को रीड करने के लिए रीड टेबल एंड रीड मैट्रिक्स, ठीक है ना, रीड टेबल एंड रीड मैट्रिक्स, इन दो फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं तो आप डिफरेंस ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने डेटा मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना, बाकी में कोई डेटा काम का नहीं है। सपोज मैंने डेटा 1 किया और मैंने रीड टेबल यूज किया, ठीक है ना, रीड टेबल और देन फाइल 3 डॉट txt, ठीक है, डॉट txt। तो इसने डेटा ये रीड कर लिया, ठीक है, सिंपल डेटा 1। अगर मैं यहां पर करता हूं डेटा 1 मल्टीप्लाइड विद 10 करता हूं सपोज, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, यू कैन नॉट डू दिस ऑपरेशन, आप इस ऑपरेशन को नहीं कर सकते। बट मान लीजिए मेरे को ऐसा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना था, मल्टीप्लाई से मतलब नहीं है, आप डिवीजन, एडिशन, सब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इस डेटा के साथ नहीं कर सकते, आपको कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इस डेटा को टेबल से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी जगह मैंने यहाँ पर रीड मैट्रिक्स यूज किया होता, ठीक है ना, रीड मैट्रिक्स यूज किया होता, तो देखिए फर्क, डेटा 2 मैंने किया रीड मैट्रिक्स, ठीक है, फाइल 3 डॉट txt, ठीक है, ये मैंने किया, तो देखिए ये डेटा इसने रीड किया, एग्जैक्टली डेटा इसने रीड किया। और अगर मैं यहां पर अब करता हूं डेटा 2 मल्टीप्लाइड विद 10, तो देख सकते हैं एवरी कॉलम इज मल्टीप्लाइड विद 10। इसका मतलब ये है कि नाउ वी कैन सिंपली वर्क ऑन दिस डेटा, नो एडिशनल फॉर्मेटिंग इज रिक्वायर्ड, राइट। तो ये इसका फायदा है। तो रीड मैट्रिक्स क्या करता है, जब कभी आपके पास कोई फाइल है, ठीक है ना, कोई फाइल है आपके पास और उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक डेटा है, अल्फाबेट्स भी लिखे हुए हैं, स्ट्रिंग भी लिखी हुई है और नंबर्स भी लिखा हुआ है, तो ये उसमें से नंबर्स का डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेता है, बिल्कुल जैसा एक्सएलएस रीड कर रहा था, ठीक है ना, एक्सएलएस रीड जैसे कर रहा था उसी तरीके से ये आपका यहाँ पर कर रहा है कि वो भी जो भी कुछ भी यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ था, कुछ कैरेक्टर टेक्स्ट लिखा हुआ था, उसे स्किप कर दिया था। रीड मैट्रिक्स जो है वो अगर बीच में भी कहीं कुछ लिखा होगा, ठीक है ना, बीच में कहीं लिखा होगा फिर डेटा होगा, तो भी उसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो ये कभी ऐसे आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है कि कहीं कुछ लिखा है उस तरीके से आपको करना है, तो आप ये कर सकते हैं। बाकी और भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए, प्री प्रोसेसिंग के लिए और भी फंक्शंस आते हैं जहां पर आप कुछ चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर कहीं कुछ कमेंट हो रखा है उससे भी कर सकते हैं, वो एडिशनल फिर और फंक्शंस हैं। तो ये डेटा को सिंपली हम कह सकते हैं कि रीड करने के लिए तो फंक्शन का मैंने आपको अंदाजा दिया कि हाँ इसमें हमें थोड़ा सा मेहनत कम करनी पड़ रही है बाद में प्रोसेसिंग के लिए। और टेबल वाले में ठीक है वो रीड तो सब कुछ कर लेता है, बट हमें उस टेबल में से पहले डेटा को निकालना पड़ता है, फिर सेल एरे में से निकालना पड़ता है, फिर अगर स्ट्रिंग में आ गया उसमें से निकालना पड़ता है, तो कई सारे एडिशनल ऑपरेशन इन्वॉल्व हो जाते हैं उस केस में। लेकिन अगर अपने पास कोई चारा नहीं होता तो वो काम करना पड़ता है, ठीक है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है ये फंक्शंस का यूज? मैंने एक तरीके से रिपीट कर दिया, लास्ट टाइम भी हमने ये किया था, बट मैंने एक तरीके से। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, और भी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन आगे होने वाला है। तो इमरीड मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इमरीड आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज है तो उसे अगर आपको रीड करना है तो हमारे पास फंक्शन होता है इमरीड, ठीक है। देन फाइल नेम आपको देना है, तो सिंपल हाँ चैनल एक्सट्रैक्शन मैंने शायद लास्ट टाइम आपको नहीं बताया था, अभी आपको दिखा देता हूँ। तो सपोज मैंने एक आई के अंदर
आई नाम का एक वेरिएबल लिया, कैपिटल आई, और उसके अंदर मैंने इम रीड किया, इम रीड, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो ताज डॉट जेपीजी फाइल है, ताज डॉट जेपीजी, हमेशा एक्सटेंशन आपको लिखना है, इसे हमने रीड किया, ठीक है। तो पहले ही मैंने आपको दिखाया था ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ रहा है, ये नंबर्स जो पिक्सल्स की वैल्यूज हैं बेसिकली ये जो आ रही हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है वो इस फॉर्म में आ गई, और हमने इमसो किया, इमसो आई किया, तो आपने देखा था कि हाँ इस तरीके का इमेज आ रहा है। ऑब्वियसली ये 3 डायमेंशनल सिग्नल है, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल आप देख रहे हैं मैट्रिक्स है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ इसमें से, बेसिकली ये 3 जो लास्ट में आपका आ रहा है, ठीक है ना, ये 3 जो आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था ये 3 पेज हैं एक तरीके से, ठीक है, 3 चैनल्स बोलते हैं इमेज के टर्म में कहा जाए तो। यहाँ पर ये 3 चैनल्स होते हैं, जैसे एक ये चैनल हो गया, ठीक है ना, एक अगला आपका ये चैनल हो गया, और एक ये चैनल हो गया। ये 3 चैनल है बेसिकली, एक हो गया आर, जी और बी, ठीक है ना, रेड ग्रीन और ब्लू वाला ये हो गया। जब तीनों को मिला देते हैं तो एक कलर इमेज बन जाता है, लेकिन अगर सेपरेट सेपरेट देखेंगे आपको तो ये अलग अलग आपको दिखाई देंगे। तो ये मेरे पास एक है आई मेरे पास है, ठीक है ना, आई के अंदर ये स्टोर्ड है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरे को ये रेड चैनल है, आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट दिस चैनल ओनली, राइट। आई मेरे पास है, तो आई का साइज अगर आप कहें तो आई का साइज है आपका 683, ठीक है ना, 683 क्रॉस 1024 क्रॉस 3, राइट। तो इस पेज पर जो कुछ भी है, जैसे मैंने पेज का एग्जांपल दिया था, तो ये जो डायमेंशंस हैं ये हर पेज पर कॉमन है, दीज डायमेंशंस आर कॉमन फॉर ईच पेज। ये डायमेंशन है, ये पेज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नाउ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस आर चैनल डेटा, ओके, और मैं उसे स्टोर कर रहा हूं आई आर के अंदर। सिंपल आई आर मैंने कह दिया, तो मेरे को क्या लिखना चाहिए, होपफुली आप आंसर कर पाएंगे। क्या लिखना चाहिए, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम? आई कॉमा आई, यस सर, उसके बाद 683 इंटू 1024 इंटू 1। अच्छा, मतलब इंटू नहीं करना है हमें, थोड़ा सा ठीक है, आपकी भावना समझ रहा हूं मैं, कॉमा लगा के लिखना होगा, ठीक है, यहाँ इंटू नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं करेक्शन इसमें ये करूंगा, हम 683 और 1024 क्यों करें, जब आप सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसे यूज करें ना, ऑल, देन ऑल, हम क्यों लिख रहे हैं नंबर, ठीक है ना, वी वांट ऑल रोज, ऑल कॉलम्स, एवरीथिंग, सो ऑल देन 1। तो अगर मैंने ऐसे किया तो इससे जो रेड चैनल है इसका डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आई आर है वो आपका 2 डायमेंशनल इमेज बन के आ जाएगा, तो मैं एंटर करूंगा तो ये आपका रीड होके आया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आई आर है वो 2 डायमेंशनल है, 3rd डायमेंशन गायब हो गया, ठीक है ना, ये 2 डायमेंशनल है 683 क्रॉस 1024, तो ये आर चैनल है। सिमिलरली अगर मैं मैंने कहा मैं जी को रीड करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है, मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ जिससे रीड होकर, ठीक है, यहाँ स्टोर हो गया आई जी, आप देख सकते हैं, बट यहाँ शो नहीं हुआ, ठीक है ना, तो उससे थोड़ा सा टाइम बचता है। और अगर मैं बी करता यहाँ पर तो ये 3 आपने कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप इसे प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करके देख सकते हैं, आपने सॉरी प्लॉट नहीं करना है, इमसो आपने इमसो किया आई आर, देखिए तो ये आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने रेड चैनल से डेटा मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है तो वो सब कुछ लाल लाल हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, रेड हो जाएगा। वो वैल्यूज होती हैं, वो चैनल है इस तरीके से, तो बट ये कलरफुल नहीं है। जब तीनों कलर को आप कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने का तरीका भी यही है, ऐसे नहीं है आप ऐड कर देंगे तीनों को, ठीक है ना, तीनों को ऐड करने पर काम नहीं होगा। अगर आपने कहा कि मेरे को जो एक्चुअल इमेज है उसे पाना है, तो अगर मैं आई आर प्लस आई जी प्लस आई बी अगर मैं कर दूं तो उससे एक इमेज आ जाएगी, और वो हमारा प्रॉपर जो इमेज था वही होगा। सपोज आई टू मैंने कहा आई आर प्लस आई जी प्लस आई बी, ठीक है, ये मैंने किया तो एक आई टू इमेज आ गई। अब मैं कहता हूं इमसो आई टू, सॉरी आई टू, तो ये नहीं हुआ ऐसा, ठीक है ना। तो सिंपल ऐसा लीनियर ऑपरेशन नहीं है, दिस इज नॉट लीनियर ऑपरेशन, यू आर जस्ट एडिंग ऑल 3 चैनल्स एंड यू आर गेटिंग दैट इमेज, दिस इज नॉट अ लीनियर ऑपरेशन, ठीक है। वहां पर ऐड करने का है वो तरीका अलग है, जो 3rd डायमेंशन में बेसिकली उसे ऐड किया जा रहा है, जो ऐड किया जाएगा वो 3rd डायमेंशन, बिकॉज इस केस में तो आई टू है, दैट इज अगेन 2 डायमेंशनल, राइट।
I2 आप देख रहे हैं, इस केस में I2 जो आया, जो मैंने नॉर्मल ऐड किया है, तो वो तो 2 डायमेंशनल ही है, बट एक्चुअल में जो है वो कलर इमेज जो बन के आएगा वो 3 डायमेंशन में आएगा। तो जो भी चैनल आप ऐड कर रहे हैं आपको उसे उस डायमेंशन में ऐड करना है, ठीक है ना, अलग डायमेंशन में ऐड करना है। तो उस केस में फिर वही चीज होता है, अगर आपको इसे असाइन करना है तो इसे पहले चैनल पे आपको असाइन करना पड़ेगा, इसे दूसरे चैनल पे, मतलब पहले पेज पर, दूसरे पेज पर और तीसरे पेज पर, ठीक है ना, उसके बाद ही वो इमेज फॉर्मेशन हो सकता है, सिंपल। तो आप 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल इमेज में कैसे आपने कन्वर्ट किया, कैसे एक्सट्रैक्ट किया, बाकी फिर जो एडिशनल चीजें आती हैं दैट इज द पार्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग ऑब्वियसली। बट हमें डेटा कैसे रीड करना है, कोई इमेज है उससे हम डेटा कैसे मैटलैब के अंदर लाएंगे, और हमने सब एरे का कंसेप्ट यहाँ पर सीखा। तो ये एक एरे हो गया नॉर्मल, उसमें से आपने अलग अलग चैनल्स को भी एक्सट्रैक्ट किया, वो भी आपको जो पहले आपने बेसिक सीखे हैं उसके हिसाब से आप उसे निकाल पाए। तो किसी भी इमेज से डेटा आप रीड कर सकते हैं, एग्री? यस सर। उसके बाद बात आती है ऑडियो रीड। अगर आपके पास कोई ऑडियो फाइल है तो किस तरीके से आप डेटा रीड करेंगे, ठीक है ना, ऑडियो फाइल है तो किस तरीके से आप डेटा रीड करेंगे। तो इसके भी कई सारे मेथड्स हैं। तो ऑडियो रीड अगर हम करते हैं, ऑडियो रीड एंड फाइल नेम, एक ऑडियो इन्फो भी होता है। तो पहले आप इन्फो भी ले सकते हैं ऑडियो का, जो भी ऑडियो फाइल है उसका इन्फॉर्मेशन। तो जैसे मेरे पास एक flute.mp3 है, तो मैंने A1 के अंदर में रीड करना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं इन्फो ले रहा हूँ, सपोज मैंने लिया ऑडियो इन्फो, ठीक है, देन फाइल नेम। मैं ऑडियो फाइल के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, .mp3। अच्छा एक और चीज, ये इन्फो तो चलो आ जाएगा, बिजी दिखा रहा है यहाँ पर। ये देखिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गया कि कहाँ पर स्टोर्ड है, कंप्रेशन मेथड क्या है, mp3 है, नंबर ऑफ चैनल्स हैं, ठीक है ना, ये है, सैंपल रेट क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, सैंपलिंग रेट ये हो गया, कितने टोटल सैंपल्स हैं, तो इतने सैंपल्स हैं 93 lakhs, 51,134, 93 लाख सैंपल्स हैं। ड्यूरेशन है वो 212 सेकंड का है, ड्यूरेशन जो है, ठीक है ना, टाइटल हो गया, आर्टिस्ट हो गया, बिट रेट हो गया, ये सारा इस फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर के अंदर गया है, हम स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे जब कभी आपको सिंपल एक फाइल है, उस फाइल के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आपको इस टाइप का इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स कहलाते हैं, दीज आर द फील्ड्स। सो वी आर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ये भी हम आगे कवर करेंगे कि हाउ यू कैन स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर। अगर कोई फाइल है उसकी मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, हाउ यू कैन स्टोर इन अ डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होता है वो सैंपल रेट का होता है। जब कभी आप किसी भी डेटा को रीड कर रहे हैं तो किस सैंपल रेट पे आपने रीड किया और किस सैंपल रेट पर आप उसे प्ले कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हम ऑडियो रीड वाला था उसे हम यूज करते हैं। तो ये तो मैंने अभी सिर्फ ऑडियो इन्फो लिया था, सपोज मैंने A1 के अंदर लिया। अच्छा यहाँ पर देखिए, आप इस चीज का गौर करके देखिएगा, अब मैं आपको यहाँ पर अंतर दिखाऊंगा कि अगर हम सेमीकोलन यूज करते हैं और नहीं करते हैं उसका कितना फर्क आता है, ठीक है ना। A1 इज इक्वल टू, मैंने कहा A1 इज इक्वल टू ऑडियो रीड, ठीक है, ऑडियो रीड, और फाइल नेम आ गया आपका flute, flute.mp3, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया है, अब मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है और मैं बिना सेमीकोलन के इसे रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये रीड कर रहा है, बिकॉज 2 चैनल में डेटा है, तो ये 2 चैनल में डेटा आपको रीड करके दिखा रहा है। ये पहला चैनल हो गया, दूसरा चैनल हो गया, उसका डेटा है और ये बराबर उसे रीड कर रहा है। तो अगर आपने अपने प्रोग्राम में कहीं पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आप किसी फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं और आपने अगर उसके बाद में सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो उसका ये फर्क हो सकता है कि आप देख रहे हैं बराबर ही रीड कर रहा है, ठीक है ना, बराबर रीड कर रहा है और अभी आपका एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ, ये भी डेटा रीड कर रहा है। रीड करने के बाद अगर आप कोई प्रोसेसिंग करेंगे तो उस प्रोसेसिंग को करेगा, वो सब कुछ करेगा, कंटिन्यूसली ये रीड कर रहा है। बिकॉज आपको पता था कि कितने सैंपल्स थे, 93 लाख सैंपल्स, ठीक है ना। अगर आप यहाँ देख रहे हैं खूब स्पीड में भी करेगा
तो भी 93 लाख तक ऐसे पहुंचना है। तो ये दिखा रहा है आपको, रीड कर रहा है फिर दिखा रहा है, तो आपने इसका काम बढ़ा दिया। आपने रीड तो करने के लिए कहा ही कहा, साथ में आपने कहा कि मेरे को दिखाओ भी इसे, तो ये दिखा रहा है तो देखते रहो आराम से। तो इस वजह से जब कभी आप डेटा रीड कर रहे होते हैं तो उसके इसमें आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने ये गलती कर दी कि उसे सेमीकोलन नहीं लगाया और आपने कमांड विंडो पर ये दिखाने का काम शुरू कर दिया, तो आपका प्रोग्राम है वो घंटों ले सकता है, ठीक है ना, कई घंटे ले सकता है। जो कुछ मिनट में ही रन हो सकता था वो कई घंटे में जा सकता है। अभी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो जब कभी इस तरीके से अब ये अटक रहा है, मतलब चल रहा है, मेरे को रोकना है हाल फिलहाल तो मैं कंट्रोल के साथ मैं अगर सी करूंगा तो ये रुक गया, ठीक है ना, कंट्रोल सी मैंने किया तो ये रुक गया। अब मैं इसी चीज को मैंने क्या है कि ये मैंने अभी रीड किया है A1 के अंदर, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मैं क्लियर कर देता हूं इसे, क्लियर A1, तो A1 क्लियर हो गया। अब मैं दोबारा आपको इसे रीड करके दिखाता हूं कि अगर मैंने सेमी कॉलन लगाया होता, अगर यहाँ पर सेमी कॉलन लगाया होता तो इसे रीड करने में कितना टाइम लगता। मैंने एंटर किया, देखिए रीड हो गया, दैट्स ऑल, रीड हो गया, सिस्टम फ्री। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पहले जब ये दिखा रहा था बराबर कितना टाइम उसमें कंज्यूम हो रहा था। तो इस सेमी कॉलन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वजह से जब कभी आप प्रोग्रामिंग करते हैं और वहां पर आप देखते हैं जो भी एडिटर है उसके अंदर मैटलैब आपको वार्न करता है, जब कभी आप किसी भी लाइन के बाद में जो लाइन कमांड विंडो पर शो हो सकती है उसके बाद अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं तो वो कहता है कि आप इसे टर्मिनेट करें लाइन से। तो वहां पर येलो करके मार्क भी करता है, आगे आप देखेंगे। तो वो इसी वजह से कहता है कि कहीं उसकी वजह से टाइम आपका किल ना हो, ठीक है। तो ओके, हमारे पास A1 में डेटा आ गया। अब हमें इसे एक ऑडियो प्लेयर बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर, उसके जरिए ये आपका एक तरीके से प्ले होगा, ठीक है ना। तो मैंने ऑडियो प्लेयर, अच्छा सपोज मैंने OBJ एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूं मैं, AU ऑडियो प्लेयर। अच्छा एक और होता है इसे प्ले करने का, वो फंक्शन मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, ऑडियो प्ले का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, ऑडियो प्लेयर में हमें जो भी डेटा था साथ में उसका हमें जो सैंपल रेट था वो देना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर A1 ये तो डेटा हो गया अपने पास और सैंपलिंग रेट था 44100, ठीक है ना, ये था। तो अब मैं एंटर करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट इसका एक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑडियो प्लेयर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया OBJ करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं OBJ। ये ऑब्जेक्ट अभी प्ले नहीं हुआ है, अभी ये सैंपल रेट बिट पर सैंपल सब कुछ ये हो गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को जब प्ले करूंगा तो ये प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसे प्ले करूंगा तो ये प्ले हो जाएगा। रीड तो कर लिया हमने डेटा, ये बाकी इसे चलाने वाला मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो मैं साउंड, अब देखिए, अब मैंने किया प्ले और OBJ। ये सिर्फ मैं आउटपुट आपको इस वजह से दिखाई दे रहा हूँ कि मैटलैब के अंदर डेटा तो आ ही गया, ठीक है, बट उसे हम देख लेते हैं सुन लेते हैं तो और थोड़ी शांति सी मिलती है, ठीक है ना। अदरवाइज तो डेटा रीड करने का काम हमारा हो गया है। तो मैं इसे आपको प्ले कर, स्टॉप हो गया, प्ले एंड स्टॉप। ये भी शेयर कर देना। हाँ अच्छा, ये फ्लूट भी शेयर कर देना। हाँ मैंने थोड़ा खोजा था एक अच्छा सा, कि हमें एक अच्छा सा फीलिंग आए कि चलो मैटलैब में भी गाना हम चला रहे हैं एटलीस्ट। तो इस वजह से ये फ्लूट वाला मैंने खोजा था। तो ठीक है, मैं ये सारी फाइल्स आपको शेयर करता हूँ प्रैक्टिस के लिए। जो भी फाइल्स मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सारी फाइल्स मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो आपको टेलीग्राम पर ये सारी फाइल्स मैं शेयर कर दूंगा, देन यू कैन प्रैक्टिस ऑल दिस, राइट। ओके, तो हमने ऑडियो भी रीड कर लिया, ऑडियो को सुन भी लिया, अच्छी बात है। उसके बाद अगला जो आता है दैट इज लोड। लोड एंड ओके, लोड और लोड के साथ एक और होता है सेव, ठीक है ना। एक लोड के साथ सेव, ये दो चीज चलती हैं। इसका क्या यूज है, दो कमांड है, एक है लोड और एक है सेव, ठीक है। तो लोड का काम सेव के बाद होता है एक्चुअल में। तो मान लीजिए कि जैसे
अभी मैंने A1 के अंदर ये डेटा रीड किया था सपोज, तो अभी तो बहुत जल्दी ये रीड हो गया था, यहाँ पे दिक्कत नहीं आई थी। बट अगर प्रैक्टिकल सेंस में मानिए कि अगर बहुत टाइम लगता है इसे रीड करने में, बहुत टाइम लग रहा है, तो उस केस में क्या है कि हम फिर ये नहीं चाहते कि बार बार हमें इतना टाइम कंज्यूम करना है, ठीक है ना, बार बार उतना टाइम हम कंज्यूम नहीं करना चाह रहे। तो उसके लिए हम इसे सेव कर सकते हैं, एक तो ये यूज हो सकता है। दूसरा एक इससे भी बड़ा जो यूज है वो ये हो सकता है कि जब कभी आप सिमुलेशन करते हैं, कोई बड़ा सिमुलेशन आप कर रहे हैं, तो हो सकता है वो सिमुलेशन कई घंटे ले रहा हो, कुछ लोगों का कई दिन भी ले जाता है, ठीक है ना। मैंने भी सिमुलेशन किया है जो आज शुरू किया और वो अगले दिन जाके खत्म हुआ, मतलब आज मैटलैब का प्रोग्राम रन कर दिया और फिर अगले दिन जाके उसका रिजल्ट आया, ऐसा भी होता है। तो उस केस में क्या है कि आप जानते हैं कि जब मान लीजिए कि डिपेंडेंसी हमारे पास हमारे पास दो प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम मेरे पास हो गया, ठीक है ना, प्रोग्राम 1 हो गया, उसके बाद एक प्रोग्राम 2 है। ऑब्वियसली जब ये प्रोग्राम एक दिन मेरा ले गया 1 डे, तो मैं इस प्रोग्राम को साथ में नहीं चलाऊंगा। मैं क्या करता हूं, इसका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को, मतलब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करता हूं, इसके रिजल्ट्स हैं वो इसमें यूज होते हैं सपोज। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, डे 1 के रिजल्ट्स हैं उन्हें हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। जब मैंने एक बार इसके रिजल्ट सेव कर लिए, तो फिर मेरे को कभी इस प्रोग्राम को रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैं कोई डेटा में चेंज नहीं करना चाह रहा हूं तो। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा आपको, हमेशा जैसे आपका प्रोग्राम अगर कई पार्ट में बटा हुआ होता है और अगर आपका ये सेक्शन इसका डेटा यूज कर रहा है, तो पहले आपको इसे रन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस सेक्शन को रन कर सकते हैं कंप्लीट। अगर आपका एक प्रोग्राम है, एक फाइल है और ये सेक्शंस में बटी हुई है, तो ऊपर का सेक्शन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा आप नीचे वाले को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर इसके वेरिएबल्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं तो वही केस है। तो वर्क स्पेस के अंदर हमेशा आपके पास वेरिएबल्स होने चाहिए, उसके बाद ही आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग सेव कमांड वी कैन सेव variables of workspace. Whatever the variables are available in the workspace, we can save those variables. So that is very important command. ठीक है ना, ऑब्वियसली। तो आपको बार बार ये काम नहीं करना पड़ेगा, आप अगले दिन क्या करेंगे, जो भी फाइल सेव थी उसे लोड करेंगे, ठीक है। लोड का काम यही होता है, जो हमारे पास सेव किया आपने फाइल, उस फाइल को लोड करेंगे, आपका वर्क स्पेस वापस लोड हो जाएगा और फिर आप अगले डायरेक्टली प्रोग्राम 2 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नो नीड टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम 1 अगेन। अगर ये सेव वाला फंडा नहीं होता तो आपका सिस्टम चालू रहना चाहिए, आपका वर्क स्पेस तो क्लीन हो जाता, जैसे ही आपने मैटलैब बंद किया, सिस्टम बंद किया, वर्क स्पेस क्लीन हो गया, फिर तो आपको दोबारा इस काम को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें स्टेप्स में काम करना है, तो हम सेव कर लेते हैं, तो फिर अब आपका सिस्टम बंद हो जाए कुछ भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस सेव, ठीक है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, स्पेशली रिसर्च में अगर बात की जाए तो वहां पर इसका बहुत यूज है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो मान लीजिए मेरे पास जैसे ये फाइल मैंने रीड की थी और वो रीड करने वाले स्टेप नहीं करना चाह रहा हूं। मान लीजिए ये किसी का आउटपुट आया है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन एग्जीक्यूट होने के बाद ये आउटपुट मेरे पास आया है, तो सिंपल मैंने किया सेव। अच्छा, अब मेरे को देना है फाइल का नेम, ठीक है, फाइल का नेम देना है। तो मैंने सपोज कह दिया माई डेटा मैंने दे दिया। अब अगर मैं ऐसे ही एंटर लगा दूंगा, सिंपल मैं लिखा सेव देन फाइल नेम, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या करेगा, ये जितने भी वेरिएबल्स अभी हैं, जितने भी वेरिएबल्स वर्क स्पेस के अंदर हैं, सभी को सेव कर देगा, ठीक है ना, सारे वेरिएबल्स को सेव कर देगा। अगर आप चाह रहे हैं नहीं नहीं मेरे को सारे नहीं करने, मेरे को तो सिर्फ A1 को सेव करना था और IBIG IR इनको करना था, बाकी को नहीं करना है, तो आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने A1 लिखा, देन स्पेस आपने IB लिख दिया, आपने IR लिख दिया, आपने I और G लिख दिया, ठीक है ना, IG लिख दिया। और भी आपको लिखने आप लिख सकते हैं, आपने सपोज OBJ ऑब्जेक्ट था उसे भी कर लिया। तो अब इतने सारे वेरिएबल्स ही हैं वो आपके सेव होंगे इसमें, ठीक है। अभी क्या होगा, देखिए यहाँ पर कोई मैट फाइल नहीं है, इसका जो फाइल बन के आता है उसका एक्सटेंशन होता है दैट इज .mat, ठीक है, .mat। अभी हमने जो फाइल्स बनाई थी उनका एक्सटेंशन था .m, ठीक है,
एम फाइल जो होती है, मैटलैब की फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन होता है .m एक्सटेंशन होता है, ठीक है। आजकल लाइव स्क्रिप्ट का है तो उसका अलग जो एक्सटेंशन है दैट इज MLX है, ठीक है ना। बट नॉर्मली जो फाइल होती है वो एम फाइल ही हम बोलते हैं उसे, तो वो .m होता है। डेटा के लिए जो फाइल आने वाली है अभी वेरिएबल्स के लिए, उसका एक्सटेंशन .mat आने वाला है, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर एक माई डेटा करके एक फाइल क्रिएट हो गई, mydata.mat, ठीक है, ये क्रिएट हो गई। बिजी दिखा रहा है अभी, सेव कर रहा है क्योंकि डेटा ज्यादा था तो उसे सेव कर रहा है बिजी, तो ठीक है। अभी जैसे सेव हो जाएगा तो ये यहाँ से ओवर हो जाएगा, तो लेकिन यहाँ पर ये फाइल, हाँ ठीक है, तो ये आ गया साइन, इसका मतलब टास्क इज ओवर। अब ये हो गया। अब मैंने अगर वर्क स्पेस क्लियर कर दिया, CLC, सब कुछ साफ हो गया, ठीक है ना। अगर मैं किसी को ये डेटा शेयर कर दूंगा तो वो भी लोड करके उसके वर्क स्पेस में ही आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि हम इस चीज को आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकते हैं इजीली। मेरे रिजल्ट्स आए जो कुछ भी, उसका मैंने एक इसमें सेव किया वेरिएबल्स को और मैं उसे भेज सकता हूँ। सिंपल सा तरीका है कि अगर आप अपने वर्क स्पेस के वेरिएबल्स को अगर किसी को देना चाह रहे हैं या दूसरे सिस्टम में उन्हें आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो क्या तरीका है, तो उसका तरीका ये है कि आप उन्हें सेव करिए और मैट फाइल में कन्वर्ट करिए, देन शेयर दिस मैट फाइल, ठीक है। एक बार आपके पास ये मैट फाइल आ गई तो अब आपको करना होता है लोड देन फाइल नेम अगेन माई डेटा, ठीक है, माई डेटा, लोड माई डेटा। अब इसके बाद ये है कि आप जितने भी इसके अंदर वेरिएबल्स हैं उन्हें ही लोड करना चाह रहे हैं या इसमें से सेलेक्टिव करना चाह रहे हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। सपोज मैंने कहा मेरे को लोड करना है सिर्फ IB और मैंने एंटर किया, तो आप देखिए सिर्फ IB है वो यहाँ पर लोड हो गया, माई डेटा में से सिर्फ IB है वो लोड होगा। मैंने कहा नहीं मेरे को लोड करना था A1, ठीक है, A1 लोड करना था तो A1 अब लोड हो जाएगा, आपका A1 आ गया, ठीक है। तो सारे वेरिएबल्स इसमें, अगर आपको कहना नहीं मेरे को सब कुछ लोड करना था तो आपको कुछ नहीं लिखना है और सिर्फ एंटर करना है लोड माई डेटा, जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स थे सारे वेरिएबल्स यहाँ पर लोड हो गए। नाउ यू कैन यूज ऑल दीज वेरिएबल्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास सब रेडीमेड है। अभी मैंने कुछ रीड नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को प्ले कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द यूज ऑफ लोड एंड सेव। समझ में आया कि नहीं? सर ये .mat और .m का जरा डिफरेंस बताइएगा एक बार फिर से। .m फाइल है, जब कभी आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, यहाँ पर जो नई फाइल बनाते हैं, जैसे हमने प्रोग्राम बनाए थे ना, जैसे डे 2 मैंने, तो देखिए इसका एक्सटेंशन क्या आ रहा है .m। ये हमने जो प्रोग्राम बनाया था, जैसे ये प्रोग्राम बनाया था सिंपल, तो ये जो था आपका वो .m फाइल होती है, ठीक है ना, जिसमें हम कोडिंग करते हैं। और वर्क स्पेस का डेटा जिसमें सेव कर रहे हैं वो .mat फाइल होती है, ये फाइल का एक्सटेंशन है। क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक है। उसके बाद लोड हो गया, ठीक है। वीडियो रीडर है, वीडियो रीडर के जरिए हम वीडियो को भी रीड कर सकते हैं, कोई वीडियो फाइल है उसे भी रीड कर सकते हैं वीडियो रीडर के। हालांकि हम बहुत इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, पर ठीक है थोड़ा इसे भी दिखा देते हैं आपको। तो वीडियो रीडर के लिए आपको जो करना है, एक xylofont.mp4 फाइल है, मैटलैब का इनबिल्ट फाइल है ये आपके सिस्टम में भी होगा। इसे आप सिंपल यहाँ से सिंपल रीड कर सकते हैं। उसके बाद प्ले करने का, जैसे हमने ऑडियो फाइल को प्ले किया तो हमें उसके लिए कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद किया। इसी तरीके से वीडियो फाइल को भी प्ले करना इतना आसान नहीं होता है, ऑब्वियसली यहाँ फ्रेम्स होते हैं तो हमें उसे लूप में डाल के चलाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल वीडियो रीडर यहाँ पर देखते हैं, तो मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। वीडियो रीडर आप करेंगे तो यहाँ पर ये वीडियो रीडर का आपका आ गया, ठीक है। वीडियो रीडर ये वाला मेरे साथ, यस। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है वीडियो रीडर जाइलोफॉन्ट, ठीक है ना। तो आपने सिंपल इसे इवेल्यूट किया, आपने सिंपल ये किया इवेल्यूट, तो ये कमांड विंडो पर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है ना। जब कभी आप ऐसे करके इवेल्यूट करते हैं तो कमांड विंडो पर इवेल्यूट हो गया। यहाँ से आप सिंपल कर सकते हैं। उसके बाद ये करंट टाइम है, इसे मैंने इवेल्यूट किया और इसे रन करने के लिए ये वाला जो है पूरा लूप, वाइल लूप है, उसमें डाल के हमने इसे इवेल्यूट किया। तो ये आपका जो वीडियो है
वो इसमें प्ले हो रहा है। तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं, ये सब कुछ आपका किस में प्ले हुआ, फिगर विंडो में, ठीक है ना। कमांड विंडो पे ये सब नहीं हो सकता। तो जैलो फोन को चला रहे हैं तो ये सिंपल इमेजेस थे, हम ये कह सकते हैं, वो अलग अलग उस पर हमने उसे रन किया है, सिंपल, ठीक है ना। एक फ्रेम रेट हो गया उस पर हम, और पॉज दे के उसे रन कर रहे हैं। एक पॉज भी कमांड होती है, पॉज के जरिए आप 1 सेकंड का या आप जितना चाह रहे हैं उतना पॉज दे सकते हैं। आगे हम लूप वगैरह यूज करेंगे तो वहां पर पॉज भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये कोड हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आए, बट जब लूप्स और ये सब कुछ आप सीख लेंगे तो ये कोड आप आसानी से समझ पाए, ठीक है ना। तो ये भी हम सब इसमें रीड कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। सिर्फ यहाँ पर आपको ये बताना था कि आप डेटा किस तरीके से रीड कर सकते हैं, वो सारी चीज, ठीक है। जस्ट दिखाने का एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद एक लास्ट जो है, दैट इज रीड डेटा फ्रॉम वेब कैम, ठीक है ना। वेब कैम से तो ये सिंपल हम कह सकते हैं कि हम एक्सटर्नल हार्डवेयर से अब हम डेटा रीड करने जा रहे हैं, रीड डेटा फ्रॉम वेब कैम। तो इसके लिए देखिए किस तरीके से हम डेटा रीड करेंगे वेब कैम। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको लिखना है, सपोज मैंने बताया कि इधर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो हमारी मर्जी का होता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये जो कमांड है दैट इज वेब कैम, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा डब्ल्यू में। मैंने एंटर किया तो ये अच्छी बात है आपके लिए भी कि मेरे सिस्टम में भी ये इंस्टॉल नहीं है, बिकॉज मैंने अभी मैटलैब का जो वर्जन है उसे अपग्रेड किया, तो मैंने इसे नहीं किया था इसमें इंस्टॉल, ठीक है। तो आप भी जब इसे फर्स्ट टाइम ऐसे रन करेंगे तो इसमें इस तरीके से आएगा। तो इसने कहा एरर यूजिंग वेब कैम, ठीक है ना। मैटलैब सपोर्ट पैकेज फॉर यूएसबी वेब कैम हैज नॉट बीन इंस्टॉल्ड। तो जब कभी आप कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर यूज करना चाहेंगे अपने सिस्टम में, तो आपको उसके लिए सपोर्ट पैकेज डालना पड़ता है, ठीक है ना। सपोर्ट पैकेज डालना पड़ता है। तो आपको इसका जो सपोर्ट पैकेज डालना है उसके लिए इसी पर क्लिक करना है। इसने कहा ओपन एड ऑन एक्सप्लोरर, तो ये सीधा आपको इसके सपोर्ट पैकेज पर ले जाएगा, ठीक है ना। आपने एड ऑन एक्सप्लोरर पर क्लिक किया तो ये आपको ले जाएगा एड ऑन, जो भी हमें एड ऑन यहाँ पर हार्डवेयर सपोर्ट पैकेज इंस्टॉल करना है, तो ये इस पर ले गया, मैटलैब सपोर्ट पैकेज फॉर यूएसबी वेबकैम, ठीक है। तो डायरेक्टली इसने खोला, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल जो एरर आया उसी पर मैंने क्लिक किया तो ये सीधा आपको ले जाएगा। इसी तरीके से आपको अपने सिस्टम में भी करना है। अब आपने किया इंस्टॉल, ठीक है ना, इंस्टॉल किया आपने, इंस्टॉल। तो जब इंस्टॉल करेंगे तो ये आपसे लॉग इन करने के लिए कहेगा। हो सकता है मेरे सिस्टम में ऑलरेडी लॉग इन है तो मेरे से ना पूछे, बट आपके में आपसे लॉग इन करने के लिए पूछ सकता है, हो सकता है यहाँ पर भी पूछे मे बी। तो उस केस में आपको मैथवर्क्स की साइट पर लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप मैथवर्क्स की साइट पर अकाउंट बना सकते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी आप मैथवर्क्स के किसी भी प्रोडक्ट को यूज करना चाहेंगे तो आपके पास मैथवर्क्स का अकाउंट है, वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने कुछ किया या फिर ऐसे ही दोबारा देखता हूँ, शायद वो ज्यादा टाइम ले रहा था तो उसने इस वजह से हो सकता है मना कर दिया। दिस इज टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल। तो मैथवर्क्स पर आप लोगों का अकाउंट है, पता है कैसे बनाते हैं सर? तो अभी आई थिंक ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है इसमें। अगर हम डाउनलोड ओनली करें तो हाँ नहीं, अभी शायद कुछ इश्यू हो सकता है, पर प्रोसीजर सेम, ठीक है। अभी ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो जब कभी आप सपोर्ट पैकेज, ये तो बाय डिफॉल्ट उसी पर लेके आए जो प्रॉपरली है सही। तो यहाँ पर आप रेटिंग वगैरह भी देख सकते हैं, जब कभी आप कुछ चीज इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्पेटिबल तो है ये इसके साथ 2021B, वो दिक्कत नहीं दे रहा है। हाँ अच्छा, अभी डाउनलोड के लिए तो इसने कहा तो आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। तो अब मेरे को याद भी नहीं, मेरे को
एग्जैक्टली याद है भी कि नहीं। पासवर्ड ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, अगर बहुत लंबे समय से नहीं डाला हो तो ट्राई करना होगा मेरे को। हुआ लॉगिन। तो जब कभी आपको कोई भी, ये तो हम वेब कैम की बात कर रहे हैं, और भी आपको कुछ भी अगर यूज करना है, देखो यहाँ पर ये ले जा रहा है इसे डाउनलोड। ये इंस्टॉल क्यों नहीं हुआ था? इंस्टॉल सीधा हो जाता, ज्यादा अच्छा रहता। वहां से खोजना पड़ेगा, अब हो जाएगा शायद, मे भी अब शायद हो जाए। तो मैनुअली तो फिर आपको वहां से करना पड़ेगा, जब शायद दिक्कत आ रही थी। अभी अपने आप डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, तो अगर आप वेब कैम यूज करना चाहेंगे तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे इस सिस्टम में पता नहीं लास्ट टाइम जो मैटलैब था, उसमें जब मैं इमेज कैप्चर लाइव करता हूं तो वो उल्टा हो रहा है, तो मतलब वो रोटेट होके आएगा 180 डिग्री से, जैसे पूरा घूम गया। देखते हैं इसमें आता है, सही आता है, गलत आता है। तो वो शायद हार्डवेयर का भी इश्यू हो सकता है मेरे। आपके सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, मेरा पुराना लैपटॉप था उसमें सही आता था, इसमें ऐसा नहीं था। तो मान लीजिए आपको कोई सेंसर यूज करना है, आप सेंसर भी यूज करना चाहेंगे तो भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये सपोर्ट पैकेज। आप मान लीजिए आर्डिनो यूज करना चाह रहे हैं, रास्पबेरी पाई यूज करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप यूज करना चाह रहे हैं मैटलैब के साथ कोई भी हार्डवेयर, तो उसका सपोर्ट पैकेज आता है। चाहे आप मैटलैब में यूज करें, चाहे आप सिमलिंक में यूज करें, किसी में भी करेंगे आपको सपोर्ट पैकेज को एक बार डालना पड़ेगा। ठीक है, जब कभी आप इंस्टॉलेशन करेंगे। तो पहले मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ था, बट मैंने अभी मैटलैब का लेटेस्ट वर्जन डाला था, तो ऑब्वियसली मेरे को दोबारा इंस्टॉल करना था। तो मैंने इंटेंसली किया नहीं था, मैंने कहा मैं अगले बैच में ही करूंगा, उस समय जब लोग देख रहे होंगे कि हाँ किस तरीके का इश्यू आता है। अदरवाइज वो एरर नहीं आता मेरे में, आपके में वो एरर आता। ठीक है, इस वजह से उसे नहीं किया था। तो हो सकता है वो टाइम ले सकता है इस हिसाब से जैसे यहाँ पर ले रहा है। ठीक है ना, तो जब तक आपको कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं मेरे से, जैसे जब तक हो रहा है कॉन्फ़िगर। सर ये इंस्टीट्यूट आईडी से जो मैटलैब मिलता है तो हाँ, वो हमेशा के लिए रहता है ना, कि मतलब क्योंकि नहीं, आ रहा है मेरे में कि वो होने वाला है उसका जो खत्म होने इंस्टीट्यूट वाला से मिलता है है। वो हाँ, आपको हर साल वैलिडेट करना पड़ता है, उसका लाइसेंस है, उसे वेरीफाई करना पड़ता है हर साल, एक साल के बाद। तो वेरीफाई करने में क्या मतलब, कैसे? एक्चुअली वो क्या है कि वो आपका, ये मान के चलिए कि वो एक साल के लिए एक्टिवेट रहेगा आपका। अच्छा। जैसे ही एक साल खत्म होगा तो आपको दोबारा उसे उसके लाइसेंस से कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, वो ओटीपी वगैरह भेजते हैं इंस्टीट्यूट वाले आईडी पे और फिर वो ऐसा करवा, हाँ? नहीं नहीं, ऐसे। ओटीपी नहीं भेजते हैं वो, अभी ये हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। क्लोज। तो मैं ये एग्जाम्पल लिस्ट ये सब बता रहा है कि क्या क्या एग्जाम्पल्स इसमें, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है अभी। ठीक है ना, इसमें बताया है किस तरीके से एक्वायरिंग सिंगल इमेज आपको लूप में एक्वायर करना है, ये सब कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, फंक्शंस इसके हैं जो आगे हम यूज करने वाले हैं, अभी एक आध यूज करेंगे अभी। स्नैपशॉट हमें लेना है जैसे, तो वेब कैम लिस्ट करेंगे तो आपके अगर वेब कैम लिस्ट अगर आप रन करेंगे तो जितने भी वेब कैम कनेक्टेड है ये इंटीग्रेटेड हो जाएगा। ये तो लैपटॉप में कैमरा होता है इंटीग्रेटेड, एक यूएसबी हो जाएगा अलग से, तो वो भी आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, प्रीव्यू कर सकते हैं, स्नैपशॉट कर सकते हैं। तो हमें इमेज अगर कैप्चर करना है तो स्नैपशॉट हम फंक्शन यूज करते हैं। ओके, तो इसे हम बंद करते हैं। जो भी आप पूछ रहे थे मैं आपकी क्वेरी का जवाब देता हूँ, या हम हेल्प में जाते हैं तो लाइसेंसिंग में जाना पड़ता है हमें, और अपडेट करें जैसे एक्टिवेट या इनमें से आप करना पड़ेगा, इन ऑप्शंस में से अपडेट करेंट लाइसेंस। ठीक है ना, यहाँ पर वो एक्चुअली या एक्टिवेट सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा आपको, साल में एक बार ये करना पड़ता है। हाँ सर, वो लाइसेंस वाला कह रहा था कि लाइसेंस हाँ खत्म होने वाला है 5 से 6 दिन तो में। आपको यहाँ से एक्टिवेट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, या अपडेट करेंट लाइसेंस करना पड़ेगा, इनमें से ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। वो एक्चुअली क्या करते हैं कि हर साल पे ये प्रोसेस कराते हैं, बिकॉज स्टूडेंट मान लीजिए इस साल है, अगली साल नहीं होगा वो, तो स्टूडेंट तो पास होते रहते हैं ना,
तो जब तक जो रहेगा, अगर आपके पास कॉलेज की आईडी है, जब तक आपके पास वैलिड कॉलेज की आईडी है, जब तक आप यूज कर सकते हैं। और वो तो 2 साल के बाद मतलब जैसे कंप्लीट हो जाता है मास्टर उसके बाद हट जाता है हाँ, शायद। जैसे ही आपका आईडी वो डीएक्टिवेट करेंगे, जैसे ही, बिकॉज ऑब्वियसली अपनी आईडी से कनेक्ट होगा, मेरा भी जो है वो मेरी आईडी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो हमारे कॉलेज ने जो लाइसेंस लिया वो 5 साल का लिया हुआ है, कैंपस वाइड लाइसेंस लिया हुआ है 5 इयर्स का। लेकिन हमें हर साल इसे यहाँ से वैलिडेट करना पड़ेगा, जिससे अपनी आईडी के जरिए, जिससे उन्हें पता रहे कि अभी आप वहाँ के स्टूडेंट हो। जैसे ही आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी, इंस्टीट्यूट की जो आईडी है, इंस्टीट्यूट के जो डोमेन पर जो आईडी मिलती है, उसी दिन से आपका ये यूज करना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब उसी ईयर से जब आप वैलिडेट से करेंगे, तो इस तरीके से वो इसे यूज करते हैं लाइसेंस को। ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन हो गया ना, हमने इंस्टॉल कर लिया है। बाकी ऑनलाइन तो जब ही बंद हो जाता है, साथ के साथ जैसे आपकी आईडी खत्म, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सर, तब तो फिर वही क्रैक वर्जन डाउनलोड करना हाँ, पड़ेगा। जब तक आप कर सकते हैं। मैं भी पहले क्रैक यूज कर रहा था, बट मैंने कहा मेरे पास 5 साल की लाइसेंस है, तो फिर मैं काय को क्रैक यूज करता हूँ, पहले 5 साल तक इसी को यूज करता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं जैसा भी है। जहां भी जिस इंस्टीट्यूट में होंगे तो ऑब्वियसली रहता ही है वहाँ का लाइसेंस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर अपने पास लाइसेंस की चीज है तो लाइसेंस का यूज करिए, नहीं है तो फिर कुछ भी करो, ठीक है ना। तो ओके अब अगर सर। मैं इस कमांड को सेम एग्जीक्यूट करता हूँ, सेम कमांड में एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए अब एरर नहीं आया, ठीक है ना। अब एरर नहीं आया, और ये मेरे कैमरा का जो स्पेसिफिकेशन है वो एक तरीके से आ गया। इंटीग्रेटेड कैमरा हम यूज कर रहे हैं, अवेलेबल रेजोल्यूशन है इसके अंदर, मतलब 9 रेजोल्यूशन अवेलेबल है, ये डिफॉल्ट चूज है, बहुत सारे इसके फीचर्स आ गए, ठीक है ना। 100% जूम है, ये सब कुछ आ गया। तो ये एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया डब्ल्यू, इसका वेब कैम का। अब मेरे को अगर फोटो क्लिक करना है और CLC, और उसे मैं लाइव फोटो में स्टोर करना चाह रहा हूं, मैंने सपोज आई लाइव नाम से एक वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर मैं करेंट का फोटो अपना क्लिक करना चाह रहा हूँ लाइव। तो जैसे आप प्रोजेक्ट में भी कहीं यूज कर रहे हैं कुछ है, तो ऑब्वियसली आपको, जैसे कोई बंदा आ रहा है, आप उसे उसका डेटा कैप्चर कर रहे हैं, और कैप्चर करने के बाद फिर आप उसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप कोई डिसीजन दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो वो लाइव हो गया। ऐसा ही हम कुछ करने जा रहे हैं, तो मैं आई लाइव करूंगा, और अब मैं करूंगा स्नैपशॉट, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, वो हमने डब्ल्यू जो था वो इसमें पास किया। अब जैसे ही मैं ये करूंगा, तो अब ये लाइव डेटा कैप्चर करेगा, ठीक है, लाइव डेटा कैप्चर करेगा, और वो आपका आएगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, तो अब इसने जो डेटा कैप्चर किया है ये लाइव किया है, ये कहीं इमेज स्टोर नहीं थी, इसने मेरा फोटो खींचा है, ठीक है ना। जो है तो उसे आप देख सकते हैं, देखना है तो सिंपल वही कमांड है। हमने आई लाइव में लिया है इसे, तो मैंने इंसो किया आई लाइव, हो सकता है उल्टा आया हो, मे बी सीधा आया है। तो वो मेरे पिछले वर्जन का कोई इश्यू हो सकता था ऐसा, उसमें ऐसा था, तो एकदम सीधा आया। तो ये फोटो जो अभी हमने लाइव कैप्चर किया वो आया, ठीक है ना। तो ये वेब कैम से हमने फोटो क्लिक किया। तो इस तरीके से अगर आप किसी सिस्टम में आप एक्सेस कर रहे हैं, वो सेटिंग आपको करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बंदा वहां पर होना चाहिए, उसके बाद आ रहा है, फिर उसके बाद फिर फेस डिटेक्शन वो सब लगा सकते हैं आप, और उसके बाद फिर प्रोसेसिंग कर सकते हैं वो सारी चीजें, ठीक है ना। ये इमेज से, अगर आप वीडियो से करेंगे तो उसका अलग रहेगा। अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू लगाते हैं, प्रीव्यू प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू डब्ल्यू, तो ये फिर आपका लाइव शो करना कर इस तरीके से। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो आ रहा है, जो मैटलैब के अंदर मैं मूव कर रहा हूँ ये सब, तो ये प्रीव्यू आपको शो कर रहा है, ठीक है ना। ये इस तरीके से मैटलैब में जो आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये वो कैमरा उसमें नहीं चल रहा है जूम में, ये मैटलैब के अंदर चल रहा है जो हम बोल रहे हैं, तो ये प्रीव्यू शो कर रहा है। तो आप उसमें से कोई भी फ्रेम ले सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो ये फिर आगे प्रोसेसिंग वाली बातें हो गई फर्दर। अभी मेरे को सिंपल आइडिया देना था आपको कि हाउ यू कैन गेट द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है। जब आपको ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करना है, अननेसेसरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के नहीं रखना है, ये आपके, मैंने बताया ना, रैम को कंज्यूम करते हैं, तो आपको अब सबको क्लियर कर देना है। क्लियर आपने किया, सारा क्लियर हो गया, अब सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर हो गए, ठीक है।
चलिए ठीक है फिर, थैंक यू, गुड Okay, नाइट। sir. Thank you, sir. Good night, sir. ओके थैंक यू सर।